रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब तक हमने अध्याय 8 बाधाओं को पार करना सुना, जिसमें बताया गया है कि हमें कौन से ऐसे 5 डर हैं जो आगे नहीं बढ़ने देते। आइए सुनते हैं अब अध्याय 9 शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया, मैं प्रतिदिन के हिसाब से अपनी विचार प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ, यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो अगर आप संकल्प कर लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के सौगात को खोजने के लिए हम में फाइनेंशियल प्रतिभा होना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ होता है और इसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। यह इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे भीतर यह संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सके, परंतु हमें यह नहीं सिखाया है कि पैसे से किस तरह से अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपनी फाइनेंशियल असफलता के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के लिए दिन खत्म हो तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, परंतु इसके लिए हमें बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उस स्कूली सिस्टम में शिक्षा होती है। संदेश यह है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर दो, और अगर आप हमारे पैसे कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से पश्चात समाज के 90% से ज्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं, और ऐसा केवल इसलिए होता है कि क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं है तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 शब्द से कहता हूँ। मैं आपसे केवल वही कदम बता रहा हूँ जिस पर मैं चला हूँ। अगर आप इसमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के कदम बना लें। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की सूची बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले में मैंने पूछा कि उन्हें इतना भरोसा क्यों है कि उन्हें सोने की खदान मिल जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज्यादातर लोगों की आंखें इसे देख नहीं पाती हैं। और मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और 4 या 5 संभावना भरे वादे कर सकता हूँ, जबकि औसतन व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है। जबकि हम दोनों ही एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं आपको नीचे 10 कदम बता रहा हूँ जो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी ताकतें हैं जिसका नियंत्रण केवल आप कर सकते हैं। नंबर 1, मुझे हकीकत से ज़्यादा बड़ा करना चाहिए। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज़्यादा लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो वो कहेंगे हाँ, परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है। यह सड़क बहुत लंबी नज़र आती है और इस पर बहुत सी टेकरियाँ भी दिखती हैं जिसे पार करना उसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे आपको ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे हर रोज़ सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वह 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करने, अपनी परीक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता था। जब मैं उससे पूछा कि उसकी अतिमानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिससे मैं प्रेम करती हूँ। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इतना तालमेल भी एक कारण का लक्ष्य हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था
तो मैं यह गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है। मैं कुछ की सूची बताऊंगा। पहले तो मैं अपनी अनिच्छाओं की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती हैं। मैं सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मैं एक कर्मचारी नहीं रहने वाला था। मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने व्यस्त रहते थे कि वे मेरे फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ले लिया था। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनताई की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा जोड़ते हैं। अब इच्छाओं की बात। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और मैं ज़िंदगी को मन चाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा अपनी जवानी में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं केवल आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं अपने समय और अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसे मेरे लिए काम करें। यह मेरे गहरे छुपे हुए भावनात्मक कारण है। आपके पास क्या कारण है? अगर मैं पर्याप्त ताकतवर नहीं है तो रास्ते में आगे आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसे गंवाए हैं और कई बार फिर से शुरू किया है, परंतु चूंकि मेरे पास गहरे भावनात्मक कारण थे, इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूँ और आगे बढ़ चलता हूँ। मैं 40 साल की उम्र तक आज़ाद होना चाहता था, परंतु इसमें मुझे 7 साल ज़्यादा लग गए और आखिरकार 47 साल की उम्र में आज़ाद हो सका। और बीच में मुझे कई सिखाने वाले अनुभव मिले। जैसा मैंने कहा है, काश मैं कह सकता कि यह आसान था। यह बिल्कुल आसान नहीं था, परंतु यह कठिनाई भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या लक्ष्य के ज़िंदगी में हर चीज़ कठिन होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। नंबर 2, मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ। विकल्प चुनने की ताकत यह मुख्य कारण होता है कि लोग एक आज़ाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आता है तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भविष्य में अमीर या मध्यम वर्गीय बने का विकल्प चुनें। हमारे खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोग की खर्च करने की आदतें गरीब की होती हैं। बचपन में मुझे यह फ़ायदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपाली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह बताया कि मोनोपाली केवल बच्चों के लिए है, इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जो मुझे संपत्ति और दायित्व के फ़र्क समझाते थे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में मैं अपने अमीर बनने का विकल्प चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था कि असली संपत्तियों को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था, परंतु उसे इसे बनाना रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपत्ति को अगली पीढ़ी के सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि इन संपत्तियों को देख रेख करने के लिए किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ज़्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है, तो वे इस कारण की कहावतों को ईजाद कर लेते हैं। पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं अभी अमीर नहीं बनूंगा, या मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ, या मेरे पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियल पहलू को संभाल लेते हैं या संभालती हैं। इन वक्तव्यों के साथ समस्या यह है कि यह बोलने वाले से 2 चीज़ें लूट लेते हैं। एक तो यह है समय, जो आपकी सर्वाधिक कीमत संपत्ति है, और दूसरी शिक्षा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाए, परंतु यह विकल्प हम हर रोज़ चुनते हैं। यह विकल्प कि हमें अपने समय, अपने पैसे और अपनी शिक्षा के साथ हर दिन क्यों करते हैं, यही विकल्प चुनने की ताकत है। हम सभी के पास विकल्प होता है। अमीर बनने का
विकल्प चुनता हूँ और मैं यह विकल्प हर रोज चुनता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो इकलौती असली संपत्ति है वह है आपका दिमाग, जो आपको अपने शक्तिशाली यंत्र है। जैसा मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा है, पर्याप्त बड़े हो जाने के बाद हम में से हर एक के पास यह विकल्प मौजूद होता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन MTV देखते रहते हैं, या गोल्फ मैगजीन पढ़ते सकते हैं, या सिरेमिक्स की क्लास में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैं, परंतु इसके पहले निवेश के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए जरा सा भी खर्च नहीं करना चाहते। मेरी एक मित्र है जो एक अमीर महिला है। अभी हाल ही में उसके घर पर चोरी हो गई। चोरी उनके घर से टीवी और VCR ले गए, किताबें जैसी की ताकत छोड़ गए, और हर सभी के पास इस तरह के विकल्प मौजूद होते हैं। एक बार फिर दोहराता हूँ, 90% लोग टीवी, सिगरेट खरीदते हैं और केवल 10% लोग बिजनेस पर पुस्तकें या निवेश पर टेप खरीदते हैं। और मैं क्या कहता हूँ, मैं सेमिनार में जाता हूँ, मैं सिनेमा घरों को पसंद करता हूँ जो कम से कम 2 दिन लंबे, क्योंकि मैं विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैंने टीवी देख रहा था और एक व्यक्ति मेरे घर आया। वह 3 दिन के लिए सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था कि किस तरह से पैसा न होने पर भी रियल एस्टेट्स खरीदा जा सकता है। मैंने $385 खर्च किए और उस सेमिनार की शिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम से कम $20 लाख कमाए होंगे। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इससे मुझे नया जीवन मिला। मुझे ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, और इसका कारण यह हुआ कि वह सेमिनार मैं हर साल कम से कम 2 बार ऐसा सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऑडियो टेप का भी प्रेमी हूँ, कारण मैं उन्हें तत्काल पीछे कर सकता हूँ। मैं पीटर लिंच के टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह असहमत था। हठी और आलोचनात्मक होने के कारण मैंने रिवाइज बटन दबाया और फिर 5 मिनट के टुकड़े को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज़्यादा बार। परंतु अचानक मेरे दिमाग खुला रखने और समझ गया कि उन्होंने यह बात क्यों कही। यह जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझ गया कि उन्होंने यह बात क्यों कही। यह जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेशक के दिमाग की यह खिड़की खोल ली थी। उनके ज्ञान और अनुभव के विराट संसाधनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और स्पष्टता मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोचता हूँ और मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास एक विचार होने के कारण 2 विचार होते हैं। किसी भी समस्या या प्रवृत्ति के विश्लेषण का एक और तरीका मुझे जानना बहुमूल्य है। आज मैं अक्सर कहता हूँ, पीटर लिंच इसे किस तरह से कहेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बुफेट या जॉर्ज सोरोस। मेरे पास उनकी वहम मानसिकता ताकत तक पहुँचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढूं। जिद्दी या आलोचनात्मक लोग प्रायः कम आत्मसम्मान वाले होते हैं, जो खतरे उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती है। करनी पड़ती है।
अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप ज़िद्दी नहीं हैं। ज़िद्दी लोग पुस्तक कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं। उन्हें उनकी क्या ज़रूरत है, वे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद विवाद करने लगते हैं, अगर यह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता है। इस प्रकरण में उनकी तथाकथित बुद्धि उनकी हठधर्मिता के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं, परंतु उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तरह की तस्वीर दिखाती है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग कर सकते हैं। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। अगर यह सही नहीं होता तो भगवान हमें 2 कान और 1 मुंह नहीं दिए होते। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचार तथा संभावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सवाल पूछने के बजाय वे बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टि रखता हूँ। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज़्यादातर लॉटरी खेलने वाले या कैसीनो में जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीद सकता हूँ, शेयर बेच सकता हूँ, परंतु मैं शिक्षा के मामले में दूरगामी विचार रखता हूँ। अगर आप एक हवाई जहाज़ उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसे सीखने की सलाह दे सकता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा स्तब्ध रह गया हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं परंतु अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल निवेश नहीं करते, जो उनका दिमाग है। केवल 1 या 2 घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट्स के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन जाते हैं। नंबर 3, अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है और ऐसे भी दोस्त हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं सभी से सीखता हूं और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। मैं यह मानता हूं कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, परंतु मेरी नज़र उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर थी। कई मामले में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहूँगा। मैंने यह पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं और मेरा यह मतलब नहीं है कि उनके पैसे पर घमंड है। वे इस विषय में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे। मेरे वे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नज़र में ऐसा करना मूर्खतापूर्वक या बेईमानी होता है। इसलिए मैं अपने गरीब दोस्त से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही अनुभव बताया है। उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह से किया, परंतु वे उनसे 2 में से 1 चीज़ें या दोनों ही चीज़ों के बारे में मदद मांगेंगे। नंबर 1, कर्ज, दूसरा नौकरी। चेतावनी: गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूं, परंतु वे जिंदगी में डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो उनकी नज़र में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा यह बात बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं और वे लोग इस निराशावादी विचार को आंख मूंद कर मान लेते हैं। वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। अगर आप CNBC देखते हैं, जो निवेश की सूचना देने वाली सोने की खदान है, तो उनके पास अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक पैनल होता है। एक विशेषज्ञ यह कहेगा कि बाजार धराशायी होने वाला है और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाव आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं
दुर्भाग्य से ज़्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं जो मुझसे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि इसलिए रोमांचक था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी का 6% ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मेरे एक लेख भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरे निवेश क्यों खतरनाक था। मैं सालों से 16% ब्याज कमा रहा हूँ और अब भी 6% ब्याज ही ले रहा हूँ। मैं तो यह कहूँगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा ना रखें। बाजार में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है। अगर मुख्य पृष्ठ पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी है तो ज़्यादातर मामले में बहुत देरी हो चुकी है। किसी नए सौदे की तलाश करें। जैसा हम तैरने वाले से कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर एक लहर चली जाती है वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि वे लोकप्रिय नहीं हैं। वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक निवेशक उस भेड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भेड़ के साथ ही चलते हैं या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेशक मुनाफा कमाकर बाहर आ जाता है। समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब वह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतज़ार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। यह इनसाइड ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइड ट्रेडिंग गैर कानूनी और कानूनी दोनों तरह की होती है, परंतु किसी भी तरह से देखें यह इनसाइड ट्रेडिंग ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यही बनाया जाता है। यह सोचने के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिराव से पहले बाहर निकल जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि गैर कानूनी तरीके से करें, परंतु यह जरूरी कहता हूँ कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी आप उतने ही कम खतरे में उतना ही ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। दोस्त इसलिए होते हैं और सभी फाइनेंशियल बुद्धि में भी होते हैं। नंबर 4 किसी फार्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक और नया फार्मूला सीख लें। जल्द सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फार्मूला होता है, चाहे वह उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसलिए धन को अक्सर डो भी कहा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है, आप वह हैं जो आप हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरफ से कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए, जैसे एक स्कूल टीचर। शिक्षक का अध्ययन करने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन जाते हैं और किसी तरह से सिलसिला जारी रहता है। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के पास वही एक मूल होता है जो उन्हें स्कूल में सिखाया गया था, और वह फार्मूला है पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फार्मूला यही है, जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक और बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका मूलभूत फार्मूला या
मुख्य है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फार्मूले को बदल देना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने सप्ताह की एक कक्षा को भाग लिया जिसका शीर्षक था किस तरह रियल एस्टेट फ्लोवर्स को खरीदें। मैंने यह फार्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहाँ पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। मैंने इस फार्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए हैं, परंतु आज यह बहुत धीमा फार्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। एक बार मैं इस फार्मूले का विशेषज्ञ बन गया तो मैं दूसरे फार्मूले की खोज करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे कई जानकारियाँ सीधे रूप से नहीं मिलती, परंतु मैंने हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना जरूर समझा। मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया है जो केवल डेरिवेटिव सौदेबाजों के लिए आयोजित की गई थी और वस्तुओं के भान सौदेबाजों के लिए तथा अराजकतावादियों के लिए आयोजित कक्षाओं में भी मैंने भाग लिया हूँ। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुँच गया था और एक ऐसा कमरे में आ गया जहाँ परमाणु भौतिकी और स्पेस साइंस के विशेषज्ञों की भीड़ थी, परंतु मैं वहाँ बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट निवेशक ज़्यादा अर्थपूर्ण और फ़ायदेमंद बन गया। ज़्यादातर जूनियर कॉलेज और सामुदायिक कॉलेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेश को खरीदने के तरीक़ों पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है, तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज़ फार्मूले की खोज करता हूँ। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों की पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। आज की तेज़ी में बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता, क्योंकि प्रायः आज आप कितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं। यह कला अनमोल है। ज़्यादा तेज़ फार्मूला ढूंढने पर यह बहुत काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानव के ज़माने में पैदा हुआ था। नंबर 5, खुद को सबसे पहले वेतन दें। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश ना करें। आपको इससे पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। यह खुद पर अनुशासन की कमी ही है जिसके तनख्वाह बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कहना कठिन है कि 10 कदमों में कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु सभी कदमों में इस कदम की विशेषता सबसे कठिन है अगर यह अब में पहले से ही मौजूद ना हो। मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुशासन की कमी वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 समुदायों में बांटते हैं: अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में आत्मसम्मान कम होता है और जो फाइनेंशियल दबावों को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते वे कभी अमीर नहीं बन पाते। और कभी नहीं मतलब कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया आपको इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी होती है। जिन कारणों से जिन लोगों में अतिरिक्त सहन शक्ति की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के लिए शिकार हो जाते हैं जिसमें आत्म अनुशासन होता है। मैं जिन व्यवसायिक कक्षाओं में पढ़ता हूँ वहाँ मैं लोगों को लगातार याद दिला देता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा का अपना ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक
महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएं हैं। कैश फ्लो का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट। नंबर 3, व्यक्तिगत समय या मैनेजमेंट। मैं यह कहूँगा कि वे 3 दक्षताएं केवल व्यावसायिक रूप शुरू करने वाले के ही नहीं बल्कि सभी के काम की हैं। वे 3 आपके जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय में, किसी धर्मार्थ संगठन में, शहर या देश में। ये सभी दक्षताएं आत्म अनुशासन को साधने से बढ़ जाती हैं। खुद को सबसे पहले भुगतान करें, सिद्धांत को हल्के में नहीं लेना। जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में खुद को सबसे पहले भुगतान करें का वक्तव्य सबसे पहले आया था। इस पुस्तक की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं, परंतु हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, बहुत कम लोग ही इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा मैंने कहा है, फाइनेंशियल साक्षरता अंक पढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देते हैं। किसी आदमी के इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट देखकर मैं तत्काल यह देख सकता हूं कि जो लोग खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का राग अलापते रहते हैं, वे दरअसल इसका कितना पालन करते हैं। एक चित्र 10,000 शब्दों के बराबर होता है। जो एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना करें जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं और ऐसा नहीं करते हैं, वे लोग जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं। रोजगार, आय, व्यय, टैक्स, किराया, भोजन, संपत्ति, बचत, दायित्व। चित्र का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है। ज़्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आप जल्द ही यह चल पाता है कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में कहाँ गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या आप इसे देख सकते हैं? पिछले पृष्ठ पर दिए हुए चित्र उस व्यक्ति के कार्य दर्शाता है जो खुद का भुगतान सबसे पहले कर सकता है। हर महीने अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लासेस की पुस्तक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले भुगतान करें का सिद्धांत समझा है, परंतु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं। अब मैं आपसे में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स या भुगतान सबसे पहले करने के गंभीरतापूर्वक विश्वास करते हैं, और मैं यह भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल का भुगतान ना करें। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि आप वही करें जो यह पुस्तक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसे दें। और पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्र इसी सिद्धांत का सही लेखन चित्र है, जबकि बाद में आने वाला चित्र पूरी तरह से गलत है। ऐसा व्यक्ति जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में व्यय, टैक्स, किराया, उसके पास अक्सर भोजन कुछ नहीं बच पाता। रोजगार, आय, व्यय, इनकम टैक्स, किराया, भोजन, संपत्ति, दायित्व। मेरी पत्नी और मेरे पास कई और बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स, बैंकर्स हैं जिन्हें शुरू में हमारे इस खुद को सबसे पहले पैसे दे सिद्धांत से बहुत समस्या होती थी। उनका कारण यह है कि यह फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की दरअसल वही करते हैं जो जानता करती है, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसे देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल्स से काफ़ी कम रहा है, फिर भी मैंने खुद को यही सबसे पहले पैसे दिए। मेरे अकाउंट और बुक कीपर्स चीखते लगे कि वे अपने पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट लेंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसे दिए।
आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी के बारे में है। बाकी लोगों को सबसे पहले पैसे देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल्स से काफ़ी कम रहा है। फिर भी मैंने खुद को यही सबसे पहले पैसे दिए। मेरे अकाउंट और बुककीपर्स चीखते लगे कि वे अपने पीछे पड़ जाएंगे। आपको जेल भी हो सकती है। आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे। वे लोग बिजली काट लेंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसे दिए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी के बारे में है। इसी के बारे में है कहानी इसी के बारे में है के बारे में है। खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहन शक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में गुर्द भी कह सकते हैं। जैसे मेरे अमीर डैडी ने मेरी नौकरी के पहले माह में मुझे बताया था कि ज़्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं, वैसे पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो उसे पैसे चुकाओ वरना तो आप उसे पैसे दे ही देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं। एक सेल्स क्लर्क कहता है आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे बढ़े चलो। घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। पूरी पुस्तक दरअसल इसी बारे में है। आप में धारा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुदा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमज़ोर ना हो, परंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोग का हौसला पस्त होने लगता है। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें मैं यह बता दूं कि मेरी आय नवेदा के कॉरपोरेशंस के ज़रिए मेरी संपत्ति वाले कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल का भुगतान सबसे आखिर में करता हूं, परंतु मुझ में इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूं। मैं कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूं। मेरे पास इतने दायित्व हैं जो 99% लोगों से ज़्यादा हैं, परंतु उनका भुगतान मैं नहीं करता हूं, बल्कि दूसरे लोग मेरी देनदारियों को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने से पहले नियम यह है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने वित्त का भुगतान सबसे आखिर में करता हूं, परंतु मैं केवल कुछ महत्वहीन वित्त ही बचा कर रखता हूं। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने देता हूं। जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग मुझ पर इतना एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज़्यादा पैसे कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, उस पैसे को निवेश करता हूं और कर्ज देने वाले को चीखने देता हूं। मैं वैसे आमतौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी सास बहुत अच्छी हैं। हम केवल दबाव में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उसके लिए अपने स्टॉक्स को बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब यह है, नंबर 1, ऐसे बड़े कर्ज में न फंसे जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएं,
फिर एक बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहने वाला समझदारी नहीं है। जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश को खर्च ना करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल का भुगतान करने के नए तरीके के बारे में सोच सकें। इससे ज़्यादा पैसे कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज़्यादा विकसित होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरी संपत्ति वाले कॉलम को कोई नुकसान न पहुँचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, परंतु मैं उस तरह का सिपाही था जो किल की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती है। एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना। तो एक ऐसा फार्मूला खोज ले जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फार्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाए, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज़्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदे जाए और औसत बने रखने की कसम खाई जाए। परंतु यह खुद को सबसे पहले भुगतान करने के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह नियम आत्म बलिदान या आर्थिक संन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मरो। ज़िंदगी मौज मस्ती के लिए है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को जागृत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं और अच्छी फाइनेंशियल बुद्धि कहलाती है। नंबर 6, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी लगा देते हैं, मालिक बेचना चाहता है। या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है। वे इस बात पर भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल्स को अच्छा भुगतान किया जाए और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। आज मेरे पास महंगे वकील्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सचमुच मानना है लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर्स हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था और मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह मेरे द्वारा उसकी सूचना से कमाए गए धन का बहुत ज़्यादा छोटा हिस्सा होता है। मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि उनका आम तौर पर यह मतलब होता है कि मैं भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरे समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली ज़मीन के टुकड़े को $99,000 में ख़रीदा और तत्काल उसे $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके बाज़ार की आँख और कान है। वे हर रोज़ वहाँ होते हैं और इसलिए मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं उसके बजाय गोल्फ़ खेल सकता हूँ। इसके अलावा जो खुद ही अपना घर बेचते हैं, इसके लिए खुद के समय की कोई ख़ास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों ख़राब करूं, जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इतने ज़्यादा गरीब और मध्यम वर्गीय लोग रेस्तरां में शराब सर्विस के बावजूद 15 से 20% टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और संपत्ति वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। यह आर्थिक समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज़्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि रियल एस्टेट्स के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं,
वे बेचते हैं, परंतु उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल कम रियल एस्टेट्स नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा अंतर होता है, और यह स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी है, जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। परिकथा की ही तरह आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको एनसाइक्लोपीडिया की ज़रूरत हो तो एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले ने न पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पहले यह पता करता हूँ कि उसके पास खुद कितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक्स है, वह कितना फीसदी टैक्स दे रहा है। यही मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट के बारे में भी करता हूँ। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है, परंतु उसका काम रियल एस्टेट्स है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा बिजनेस अकाउंटेंट था, परंतु उसके पास रियल एस्टेट्स बिल्कुल नहीं था। मैंने अकाउंटेंट बदल दिए क्योंकि हम एक व्यवसाय को प्रेम नहीं करते थे। वो ऐसा ब्रोकर खोजे जो आपके सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे, और वे अगर आप अपने कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आपके पास क्यों रखना चाहिए। यह विशुद्ध और आसान सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, मैनेजमेंट की दक्षताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है। कई लोग केवल ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हों और जिन पर उनकी सत्ता हो, जैसे किसी ऑफिस के अधीनस्थ। कई दायम दर्जे मैनेजमेंट दायरे दर्ज मैनेजमेंट ही बने रखे होंगे। उन्हें तभी तरक्की नहीं मिली होगी क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वाले के साथ कैसे काम किया जाता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली दक्षता है कि किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और ज़्यादा स्मार्ट व्यक्तियों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। आपके पास भी होना चाहिए, और यह फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 7, इंडियन दाता। वरने यह बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्होंने अमेरिकी इंडस्ट्री की सांस्कृतिक परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती है तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे, और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते हैं। इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ। एक छोटी सी संस्कृति नासमझी के कारण संपत्ति के कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत ज़रूरी है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल यह होता है कि मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे यह भी चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है, इसलिए निवेश पर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर, मुझे एक छोटा सा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्हें सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगाया हुआ था। उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज़्यादातर निवेशक क्या कहेंगे कि क्या आप अपना अच्छा सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं? क्या इस पर लोन लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? इसलिए जवाब, मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी निवेश कंपनी जोड़े के महीने में इसे वैकेंट रिटल के रूप में इस्तेमाल करती है, जब प्रवासी पक्षी एरिज़ोना से आते हैं, और इसी 4 महीने के लिए $2,500 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीने में इसका किराया केवल $1,000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है। यही स्टॉक के बारे में किया जाता है। प्रायः मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी पैसा लगाऊं,
क्योंकि उनके विचार से वह कंपनी ऐसा कोई कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेज़ी आ जाएगी, जैसा कोई नया सामान बाज़ार में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगा कर रखता हूँ। जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं फिर मैं अपना मूल धनराशि को निकाल लेता हूँ और बाज़ार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुफ्ती में मिलती है। यह सच है कि मैंने कई मौके पर पैसा खोया भी है, परंतु मैं इतने ही पैसे से खेल लेता हूँ जितने का नुकसान मैं सह सकता हूँ। मैं यह कहूँगा कि औसत दर निवेशों पर मुझे 2 या 3 से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ हानि नहीं होती और मैं 2 या 3 घंटे भी खड़ता हूँ, परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और दीर्घकाल में उसकी बचत कुछ नहीं से बेहतर हो जाती है, परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज़्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिया जाते थे, परंतु आजकल ऐसा बिरले ही होते हैं। मेरे हर निवेश पर एक ना एक चीज़ मुफ्त देनी होती है। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली ज़मीन का टुकड़ा या स्टॉक मार्केट्स या ऑफिस बिल्डिंग। और जोखिम सीमित भी होना चाहिए। इस विषय पर इतनी ज़्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं कि मैं इनमें नहीं जानना चाहता हूँ। मैकडॉनल्ड के मशहूर रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें इस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है यह भी महत्वपूर्ण है। यही फाइनेंशियल समझदारी है। संपत्ति से विलासिता की चीज़ें खरीदी जाती हैं। केंद्रित करने की शक्ति। मेरा एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया हो। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी। बहाना यह था, सभी दोस्त मेरे मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर नगद कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सलाह मांगी। आप क्या सोचते हैं कि मुझे ऐसा करने देना चाहिए या मैं दूसरे पिता की तरह उसे कार खरीद के दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्ति करने की इच्छा से उसे कुछ सिखाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल गई और वह तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे वह दोस्त फिर मिला। क्या तुम्हारे बेटे को अपनी कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, परंतु मैं गया और उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का उपयोग करे। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। मैंने की सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। पहले तो हमने अपने कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने उसे खेलते हुए पैसे की समझदारी के इस्तेमाल का एक लंबा विचार विमर्श किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिलवा दी और स्टॉक मार्केट पर कुछ पुस्तकें भी दिलवाई। फिर दिक्कत कहाँ थी? मैंने उसे कहा कि $3000 उसके हैं, परंतु वह उनसे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वह इनके स्टॉक खुद खरीदे और बेच सकता है, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है और एक बार वह इन $3000 के $6000 बना लेता है तो वह अपनी कार खरीद सकता है और बाकी के $3000 उसके कॉलेज के फंड में जाएंगे। मैंने पूछा, और उसके परिणाम क्या निकले? वह शुरुआत में किस्मत वाला रहा,
परंतु कुछ दिनों बाद उसे अपने मुनाफे की सारी रकम गंवा दी। तब वह सचमुच रिस्क लेने लगा। अब चाहे वह $2000 के घाटे में है, परंतु उसकी रुचि बहुत बढ़ गई है। उसने मेरे द्वारा खरीदी सभी पुस्तकें पढ़ डाली है और वह ज़्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालय भी गया था। वह मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सूचकों पर नज़र रखता है और MTV के बजाय CNBC देखता है। उसके पास केवल $1000 बचे हैं, परंतु उसकी रुचि और ज्ञान आसमान को छू रहे हैं। वह जानता है कि अगर वह इन पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 साल तक अपने पैसे पर ही चलना पड़ेगा, परंतु उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार हासिल करने में से ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज़्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर वह सारा पैसा हार जाता है? मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूँगा कि वह सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं तो यह मानता हूँ कि उसकी शिक्षा का खर्च किए गए एक सर्वश्रेष्ठ $3000 थे, जो वह सीख रहा है कि वह ज़िंदगी भर उसके काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान करना भी सीख जाएगा। मुझे लगता है कि उसकी जेब का छेद बंद हो चुका है। जैसा मैंने खुद को सबसे पहले भुगतान करें वाले खंड में कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता है तो बेहतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिश ना करें। सैद्धांतिक हिसाब से संपत्ति वाले कॉलम में कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया आसान नज़र आती है, परंतु इसमें पैसे को दिशा देने की मानसिकता सहनशक्ति की ज़रूरत होती है, जो मुश्किल साबित होती है। बाहरी आकर्षकों और प्रलोभनों के कारण आज की खुशीदारी की दुनिया में यह ज़्यादा आसान हो चला है कि पैसे को पूरा उड़ा ही दिया जाए। कमज़ोर मानसिक शक्ति के कारण ही वह पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर बह जाता है। यही गरीब और आर्थिक संघर्ष का कारण है। मैंने फाइनेंशियल समझदारी का यह आंकड़ा का उदाहरण इसलिए दिया ताकि पैसे से ज़्यादा पैसे कमाने की योग्यता को जाना जा सके। अगर 100 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दे दे तो साल के अंत में क्या होगा? 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई तो ज़्यादा कर्ज में दबे होंगे, क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, VCR या छुट्टियों के लिए नगद पैसा लिया होगा। 16 ने से $10,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा। 4 ने इसे $20,000 या लाखों डॉलर का बनाया होगा। हम किसी प्रोफेशंस को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं, जबकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार से यह सीखना भी महत्वपूर्ण होगा कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तुओं से प्रेम करता हूँ। अंतर यह है कि कई लोग अपनी विलासिता को कर्ज लेकर खरीदते हैं। यह पड़ोसियों से प्रतियोगिता करने या जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर्स को बुलाकर लोन ले लेता, परंतु मैंने दायित्व वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय संपत्ति वाले कॉलम का ध्यान केंद्रित रखा। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित हूँ कि किस तरह इसके लिए अतिरिक्त पैसे कैसे जुटाऊँ। आजकल प्रायः हम अपनी मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए खर्च लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। यह रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, परंतु लंबे समय के लिए यह बहुत मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हम में इंसानों के रूप में और राष्ट्र के रूप में भी है। याद रखें, आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने परिजनों को पैसे के शासक के रूप में प्रशिक्षित कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके लिए ऊपर राज करेगा। यह आपके ज़्यादा स्मार्ट होगा।
अगर पैसा आपके ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे करवाएंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही आर्थिक समझदारी है। नायकों की ज़रूरत, मिथक की ताकत। जब मैं छोटा था तब मैंने विली मेज हैक अरन योगी बोहरा का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वह मेरे से आदर्श थे। लिटिल लिंग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था। मैंने उनके बेसबॉल कार्ड की सहेज कर रखे थे। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था, उनकी बैटिंग के औसत, उनको मिलने वाली धनराशि और वे किस तरह से बड़े हुए। सब कुछ। मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में मैं बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो मैं नहीं जाता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हैक मैदान पर उतरते थे। यही सीखने के लिए सबसे सख्ती तरीके में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं, हम अपने नौसिखिएपन को भी खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बेसबॉल खेलते देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटे जानी नहीं होते, वे तो माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स या क्लाइडर होते हैं। आदर्श नायकों की नकल करना ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा और सशक्त तरीका है, और इसलिए जब ओजी सिम्पसन की तरह का नायक बदनाम होता है तो उसकी चीखें पुकार मचती हैं। यह किसी अदालती कार्रवाई से ज़्यादा होता है। यह एक आदर्श नायक को खो देता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बचपन से सजोए थे और वे जिसकी पूजा करते थे। अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे आदर्श नायक बदल गए। मेरे गोल्फ के हीरो पीटर जैक्सन, फ्रेड कप्स और टाइगर वुड्स, मैं इनके शॉट्स की नकल करता था और इनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे आदर्श नायक में डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, जॉर्ज सेरासो और जिम जॉर्ज भी हैं। वहाँ बड़ा हो जाने के बाद उनके आंकड़े इसी तरह जानता हूँ जिस तरह की अपने बचपन में बेसबॉल हीरोज़ के आंकड़े जानता था। मैं अनुसरण करता हूँ जब वॉरेन बफेट निवेश करते हैं और बाज़ार के बारे में, उनके नज़रिए के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं पीटर लिंच की पुस्तक भी इसलिए पढ़ता हूँ कि ताकि स्टॉक चुनने में उनकी तकनीकी को समझ सकूं, और मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी इसीलिए पढ़ता हूं ताकि यह जान सकूं कि वे किस तरह से सौदे करते हैं, किस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करते जाते समय खुद की भूमिका में नहीं था। उसी तरह जब मैं बाज़ार में उतरता हूं या मैं किसी सौदा करता हूं तो मैं अपने अवचेतन रूप से ट्रंप की बहादुरी का अभिनय करता हूं, या जब मैं किसी प्रवृत्ति या विश्लेषण करता हूं तो मैं उसे इस तरह देखता हूं कि जैसे पीटर लिंच या काम कर रहे हों। आदर्श नायक होने के से हम अपनी कच्ची प्रतिभा के विदृढ़ स्रोत को दहन करते हैं, परंतु आदर्श नायक हमें प्रेरित करने से भी ज़्यादा काम करते हैं। वे चीज़ों को ज़्यादा समान बना देते हैं। चीज़ें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं तरह बनना चाहते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो हमें यह भी कर सकते हैं। जब निवेश की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझ लेते हैं। इसके बजाय उन्हें आदर्श नायकों की तलाश करनी चाहिए जो उन्हें आसान बना देते हैं। नंबर 10, सिखाओ और आपको हासिल होगा। देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ ज़िंदगी भर चलता रहा, और वह सबका परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के साथ दूसरों को बहुत दिया, परंतु शायद ही कहीं अपना पैसा दिया हो।
जैसा मैं बता रहा चुका हूँ, वे सामान्यतः कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक्त धन होगा, और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता था। मेरे अमीर डैडी ने पैसे भी दिए और शिक्षा भी दी। वे देने के सिद्धांत में पक्का यकीन करते थे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की ज़रूरत है, वे हमेशा कहा करते थे। जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपने चर्च या अपनी पसंदीदा धर्म स्थान को दान देते थे। अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ तो वह विचार यह होगा कि जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस हो तो पहले उस चीज़ को दे दें। बाद में वह बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएगी। यह पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा, परंतु मैंने ऐसा किया है और इससे फ़ायदा भी उठाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आदान प्रदान का सिद्धांत सही है और इसलिए मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पैसा देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है। मैं बिक्री बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी और व्यक्ति की कुछ बेचने में मदद कर देता हूँ और मेरी बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ और मैं किसी भी संपर्क बढ़ाने में मदद कर देता हूँ तो जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं। मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, इस इंसान को देना चाहिए। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, गरीब लोग अमीर से ज़्यादा लालची होते हैं। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दूसरे द्वारा चली गई कुछ चीज़ें दे सकता है। मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्षों में जब भी मैंने पैसे की कमी या ज़रूरत महसूस की है तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर इसे देने का फैसला किया है। और जब मैंने दिया है तो यह हमेशा मेरे पास वापस लौटा है। जब मुझे उस व्यक्ति की कहानी याद दिलाता है जो जाड़े की ठंड रात में लकड़ियाँ लेकर बैठे हैं और पास में ही धीमे धीमे जल रहे चूल्हे पर चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकड़ियाँ अंदर डालूंगा। और जब पैसे, प्रेम, सुख, बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की ज़रूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दें और यह कई गुना होकर आपके पास वापस लौटेगी। बहुधा केवल यही सोच रखने की प्रक्रिया से कि क्या चाहता हूँ और इसे किस तरह से दे सकता हूँ, मेरे अंदर उदारता का ज्वार आने लगता है। जब मैं यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आराम से मुस्कुराता और हेलो करना शुरू कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दर्पण है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों की जितनी गंभीरता से जितना ज़्यादा सिखाता हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से ऐसे विचार और फार्मूले की बढ़ आ जाएगी। ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लौटा है, मुझे मिला ही नहीं है। मैं नहीं चाहता था, परंतु करीब जांच और आत्मावलोकन से मुझे पता चला है कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने शिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अमीर डैडी ने युवा लोगों को अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाया। मैं पीछे पलटकर देखता हूँ कि यह सीखने वालों की अपने ज्ञान के प्रति उदारता ही थी जिसके कारण वे ज़्यादा स्मार्ट बन गए। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। आप वहाँ खुद अपने दम पर पहुँच सकते हैं, परंतु उन ताकतों की मदद से वहाँ पहुँचना ज़्यादा आसान होता है। आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हों और वे ताकतें भी आपके प्रति उदार होंगी। धन्यवाद। इसी तरह से अध्याय 9 समाप्त हुआ। आगे सुनते हैं अध्याय 10 नेक्स्ट चैप्टर में। सुनने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।